सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अदर नॉवल एक्सप्लेनेशन ऑफ रेनेगेड इमॉर्टल एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले एक एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाकर उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, हमारे इस पार्ट की स्टार्टिंग भी वहीं से होती है जहाँ पे लास्ट पार्ट एंड हुआ था। हमने देखा था कि वांग लिन का सामना यहाँ पे सोरिन से हो जाता है और वांग लिन जो ओरिजिनल वर्मिलियन वर्ड है उसकी ओरिजिनल स्पिरिट को यहाँ समन करता है। साथ ही वांग लिन ने पूरी प्लानिंग करके सोरिन से फाइट करने के लिए अपने डेविल वाले क्लोन को भेजा था, जिसमें कि वांग लिन के ओरिजिनल बॉडी का सोल का एक छोटा सा पार्ट मौजूद था। इसी के साथ वांग लिन ने दी अल्टीमेट टेक्निक यानी कि बर्निंग रियलम एंशिएंट अम्ब्रेला उससे भी यूज कर दिया था, जिसके चलते सोरिन की अब हालत खराब हो जाती है। और आगे सो होमीज, हमारे इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वांग लिन के बर्निंग अम्ब्रेला को देखते साथ ही यहाँ पे सोरिन भी पागलों की तरह हंसता है और कहने लगता है कि अगर तुम इसे अपने पीक पावर पे यूज करते ना तो शायद मुझे डरने की जरूरत थी, लेकिन अब जबकि तुमने ऐसी कंडीशन में यूज किया है तो तुम मरोगे। ये कहते हुए वो उसकी तरफ अपने उसी आर्मर का एक बहुत बड़ा आर्म सीधा उसकी तरफ कर देता है, लेकिन वांग लिन जानता था कि फिलहाल उसके पास बिल्कुल भी वक्त नहीं और ये जो बर्निंग अम्ब्रेला है ये लगातार उसकी वेटेलिटी को इस हद तक ड्रेन कर चुका था कि वांग लिन के पास और कोई ऑप्शन नहीं था कि वो यहाँ से भाग जाए। अब वांग लिन यहाँ पे बर्निंग अम्ब्रेला को आगे करते हुए यहाँ से भागना शुरू कर देता है, लेकिन यहाँ पे जो सोरिन है वो उसे ऐसे ही जाने कैसे दे सकता था। तो अब वो अपने आर्म अटैक को सीधा वांग लिन की तरफ बढ़ाता है, लेकिन तभी वांग लिन अपने इस अटैक को ही सीधा उसकी डायरेक्शन में एक्सप्लोड करा देता है, जिसका इम्पैक्ट जो है सोरिन को भी बहुत तगड़ा वाला पड़ता है। लेकिन सोरिन का मैडनेस भी बिल्कुल पीक लेवल पे पहुंच चुका था। वो जानता है कि इसको हर हाल में मारना होगा, नहीं तो ये उसका राज खोल देगा और फ्यूचर में ये इसके लिए सबसे बड़ा थ्रेट बन जाएगा। तो वो ऑन द स्पॉट ही वांग लिन की तरफ एक और अटैक बढ़ा देता है। इस बार ये जो अटैक था ना, ये पहले वाले पाम अटैक से बहुत ज्यादा ही बड़ा था। वांग लिन के यहाँ पे काफी सारे डिफेंसिंग स्पेल एक के बाद एक सभी अपना जवाब दे देते हैं, कोई भी इस अटैक के आगे टिक नहीं पाता, लेकिन यहाँ पे वांग लिन का जो एम्परर फर्नेस था वो टिक जाता है और इसके इस अटैक को रोक लेता है, जिसके चलते सोवरिन का और गुस्सा आता है। लेकिन जैसे ही वो दूसरा अटैक करता है तो वांग लिन यहाँ पे अपने एक और ट्रेजर का यूज करता है, लेकिन इस दौरान उसकी हालत भी काफी ज्यादा खराब हो जाती है क्योंकि इम्पैक्ट उसे बहुत तगड़ा वाला पड़ा था। इस दौरान एक और सेम पाम अटैक उसकी तरफ आ रहा था, तो वांग लिन भी यहाँ पर अपने एंशिएंट गॉड के डिफेंसिव स्पेल को परफॉर्म करता है, जिसके चलते दो बड़े बड़े आर्म्स जो है वो वांग लिन को पूरी तरीके से कवर कर लेते हैं। हम देखते हैं कि ये असल में एक बहुत बड़ा सा फैंटम था, एक 8 स्टार एंशिएंट गॉड का, जो कि न सिर्फ वांग लिन को उस बड़े से अटैक से रोक लेता है बल्कि यहाँ पे घुमा के एक और से भी तगड़ा फिस्ट अटैक उसकी तरफ कर देता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये अटैक सीधा जाते साथ ही सोवरिन को बहुत तेजी से पड़ जाता है और यहाँ पे काफी बार खून की उल्टियां करना शुरू कर देता है और ऐसा लग रहा था मानो कि जैसे ये पहले से भी कई गुना ज्यादा इंजर्ड हो चुका हो। इस दौरान एक स्लैश अटैक भी वांग लिन की तरफ आ रहा था, जो कि वांग लिन ने अपनी ब्लडी स्वॉर्ड से किया था, लेकिन यहाँ पे सोवरिन अपने काफी सारे मेथड्स का यूज करते हुए उसे भी फाइनली रोक देता है। लेकिन तब तक हम देखते हैं कि वांग लिन यहाँ से काफी दूर निकल चुका था। ये देखकर सोवरिन, जो कि इस वक्त बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड था, और तभी वो चिल्लाते हुए कहता है कि वांग लिन, तुम्हारे अंदर गट्स है, तुम्हारे अंदर टैलेंट है और तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है, और अगर तुम मेरा साथ देते हो और मेरी टीम को ज्वाइन करते हो ना तो मैं तुम्हारे बच्चे और बीवी दोनों को जिंदा कर सकता हूँ। यहाँ पे वांग लिन के कान में जब ये बात जाती है ना, वो जिस स्पीड से भाग रहा था उसी स्पीड से वो एकदम रुक जाता है। हवा में लहराते हुए बाल अचानक से उसके आंखों के सामने आ जाते हैं और वांग लिन की आंखें एकदम खूनी लाल हो जाती है, क्योंकि वानियर और वांग पिंग इकलौती ऐसी दो चीजें हैं कि जिसे वांग लिन कभी भी डिनाई नहीं कर सकता। कभी भी इनके बारे में अगर एक लफ्ज भी बोला जाए वांग लिन के अपने आप कान खड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों ही इकलौती ऐसी चीज है जो कि वांग लिन की सबसे बड़ी कमजोरी है। यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन उसी ओर देख रहा था जिस ओर से ये आवाज आई थी, और यहाँ पे सोवरिन कहने लगता है कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, मैं तुम्हारे बारे में तुमसे ज्यादा जानता हूँ। मुझे पता है कि अगर आज तक तुम भटक रहे हो तो सिर्फ इसीलिए तो बस कैसे ना कैसे करके तुम्हें वो मेथड मिल जाए जिसके जरिए से तुम अपनी वाइफ को जिंदा कर पाओ। वांग लिन को इस बात की उम्मीद थी कि ये मास्टर सीमा हूँ की तरह मुझे भी सेम ऑफर देगा। वांग लिन यहाँ पे सोच में पड़ जाता है और वानियर और वांग पिंग से जुड़ी सारी मेमोरीज को याद करता है। सोवरिन उसे बताता है कि मैं तुम्हें किसी धोखे में नहीं रखना चाहता हूँ, मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ कि मैं नहीं कर सकता, लेकिन मेरे जो मास्टर है वो जरूर कर सकते हैं। और मेरे मास्टर की ताकत का अंदाजा तुम ऐसे ही लगा लो कि जो एंशिएंट सेलेस्टियल स्टार सिस्टम के जो एम्परर है, यानी कि एंशिएंट सेलेस्टियल सोवरिन भी जिसे कहते हैं, मेरे मास्टर और इसकी ताकत बिल्कुल बराबरी पे है। बस मेरे साथ हाथ मिला लो, तुम्हें तो मेरा स्लेव भी नहीं बनना पड़ेगा, मेरे बाद सबसे बड़ा रुतबा तुम्हारा होगा। मैंने तो तुम्हारा नया नाम, नई पहचान भी सोच ली है। सोचो, लिंग शुआन, तुम लिंग शुआन के नाम से जाने जाओगे, तुम्हारे पास तुम्हारी बीवी बच्चे सब होंगे जिसके लिए तुम आज तक इतनी मेहनत करते हुए आ रहे हो। वांग लिन के लिए ये ऑफर ऐसा था कि वो कभी भी डिनाई नहीं कर सकता था,
लेकिन तभी उसे लीमॉन का चेहरा याद आता है। वो मन में सोचता है कि क्या अगर वानियर आज मेरे सामने होती, क्या वो चाहती कि मैं उसे जिंदा करने के लिए अपने बाकी के लोगों से नाते तोड़ दूं? क्योंकि अगर वांगलिन आउटर रियलम का बन जाता है तो सीतुनन, जिसे कि वो अपने पेरेंट्स जितनी इज्जत देता है, उससे भी इसे सारे रिश्ते नाते तोड़ने पड़ेंगे। सेलेस्टियल लॉर्ड किंग शुई, जिसके लिए वांगलिन ने कभी कुछ नहीं किया, लेकिन सिर्फ एक रीजन के चलते उसने ऑन द स्पॉट ही सबके सामने डिक्लेयर कर दिया था कि ये मेरा आज से छोटा भाई है। ऐसी वे की करके सभी को याद करता है, सभी की कुर्बानी को याद करता है कि उन्होंने आज तक इन लोगों के लिए क्या कुछ नहीं किया। वांगलिन अगर आउटर रियलम का बन जाता है, भले उसके पास उसके बीवी और बच्चे होंगे, लेकिन उसे अपनी तलवार को किंग शुई, सीतुनन, इन सभी के खिलाफ उठानी पड़ेगी। वांगलिन वानियर और वांगपिंग दोनों को पाना तो चाहता है, अपने साथ देखना तो चाहता है, लेकिन अपने ही लोगों को मार के नहीं। वांगलिन यहाँ पे नहीं भूल सकता कि यहाँ के लोगों ने इसके लिए क्या कुछ नहीं किया। तो वांगलिन यहाँ पे अपना चेहरा दूसरी ओर कर लेता है, कहने लगता है कि मैंने दूसरों से उम्मीद लगाना छोड़ दिया है। तुम कहते हो कि तुम्हारा मास्टर मेरे बीवी और बच्चे को जिंदा कर सकता है, तो फिर मुझ में क्या कमी है? मैं खुद उस मुकाम तक पहुंचूंगा और खुद एक ऐसा रास्ता निकालूंगा कि जिसके जरिए से उन्हें रिजरेक्ट कर पाऊं। ये कहते हुए वांगलिन दुगनी स्पीड से यहाँ से जाने लगता है। बॉडी इसकी खून से लथपथ थी, लेकिन एक दिल में होता है ना दर्द, जो कि उसके आंखों में आंसू बनकर बयां कर रही थी, और वो वानियर और वांगपिंग दोनों को याद किए जा रहा था। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वांगलिन एक सुनसान इलाके पे मौजूद था कि तभी उसे किसी की आहट फील होती है। और बेसिकली वांगलिन इस जगह पर इसलिए आया था ताकि वो जल्द से जल्द खुद को रिकवर करके वापस से इनर रियलम में वापस जा सके। यहाँ पे हम देखते हैं कि वांगलिन के सामने एक बड़ा सा क्लॉ अटैक उसके सामने आ जाता है, जिससे कि वांगलिन इंजर्ड होते होते बचता है और यहाँ जैसे तैसे एस्केप करके यहाँ से काफी दूर रिपेयर होता है। वांगलिन समझ चुका था कि ये जो भी था, इसने जॉस फ्लेम का भी यूज किया था, यानी कि जो क्लॉ अटैक किया गया था उसमें जॉस फ्लेम की पावर थी, विच मींस कि बंदा 3rd स्टेप का कल्टीवेटर, और वांगलिन अपना अभी बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड है। तभी हम देखते हैं कि वांगलिन यहाँ से जहाँ पेयर होता है, सेम उसी जगह पर एक और बड़ा सा वर्टेक्स बनता है, और फिर वही बंदा जो दिखने में किसी वुल्फ की जैसा लग रहा था, और तभी यहाँ पे उसके पीछे जो कि इसकी पीठ पर बैठी थी एक लड़की वांगलिन को देख के स्माइल करती है, लेकिन वांगलिन फिर से यहाँ से टेलीपोर्ट करता है, लेकिन इस दौरान यहाँ पे वो उस लड़की को देख लेता है, साथ ही उसके फोरहेड पर बने मार्क को। अब यहाँ पे वांगलिन किंगलिन का वही स्पेल यूज करता है, जिसके जरिए से वो लोगों की कल्टीवेशन को डिवोर करके अपने आप को रिकवर करना शुरू कर देता है। और जहाँ वांगलिन लिटरली काफी सारे क्लैंस को निपटा चुका था, और जिनमें से जो सबसे बड़ा क्लैन था वो था हेवनली वुल्फ क्लैन का एक ऐसा ब्रांच जो कि अभी अभी बना था, और यहाँ पर जो वुल्फ वाला बंदा वांगलिन का पीछा कर रहा था, ये असल में इसी क्लैन का एक एल्डर है, और वो जो लेडी है वो असल में जो टॉप 5 मास्टर में से सबसे पावरफुल मास्टर मायोयुन है, उसकी पर्सनल मेडन है। और यहाँ पे मायोयुन ने ही असल में अपने मेडन को भेजा था ताकि वो इसके जरिए से वांगलिन को पकड़ पाए। इस वक्त जो मायोयुन और जो बाकी के जो टॉप लेवल के जितने भी 3rd स्टेप के ऊपर के कल्टीवेटर्स है ना, वो सभी उसी मिस्टीरियस से क्रैक से निकली साउंड की तरफ रवाना हो जाते हैं, यानी कि उसी एंशिएंट टाउन की तरफ। यहाँ पे देखते हैं कि वांगलिन काफी दूर निकल चुका था, और यहाँ पर रास्ते में जितने भी उसे प्लैनेट्स मिलते थे ना, वो उन सभी में ट्रैप लगा देता है, जिसके चलते सही मौका देखते साथ ही वांगलिन यहाँ पर अपनी जो ब्लडी स्वॉर्ड है ना, रेड स्वॉर्ड, उसे भी अपने क्रिस्टेशन के जरिए से यहाँ इन प्लैनेट के आसपास ही छिपा देता है। और बेसिकली उसका टारगेट था वो लेडी, क्योंकि उसका मार्क जो था वांगलिन इसे देखते ही पहचान जाता है कि ये तो सीलिंग एक्सटरमिनेशन क्लैन की मेंबर है या फिर उनके डिसेंडेंट। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो बंदा जो कि वांगलिन का पीछा कर रहा था, वो बिल्कुल इसके जाल में फंस जाता है, और जब अपने क्लैन को वो ऐसे बर्बाद होता हुआ देखता है ना, फिर चाहे वो एक ब्रांच ही क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पे इसका गुस्सा 7वें आसमान में था, इमोशन तो इसके काफी ज्यादा उफान पे थे, और वांगलिन इसी का फायदा उठाता है। बस फिर क्या, यहाँ पे एक तरफ से इथेरियल फ्लेम जलता है, तो दूसरी तरफ से वांगलिन मौका देखते साथ ही वो जो ब्लडी स्वॉर्ड था वो चला के सीधा इस लड़की पे मारता है, और फिर वांगलिन वापस से यहाँ से काफी दूर निकल जाता है। लेकिन यहाँ पे वो लड़की वापस से खुद को हील कर लेती है और कहने लगती है, अगर मुझे पास मेरे क्लाइंट का दिया गया 3 लाइफ स्पेल ना होता तो शायद मैं कब का निपट चुकी होती, और अभी भी मेरे पास 2 लाइफ्स बाकी हैं। मैं इसे हर हाल में पकड़ के रहूंगी, क्योंकि ये जिस ओर भाग रहा है वो असल में वही एरिया है जहाँ पे मास्टर मायोयुन गए हैं। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे मास्टर मायोयुन के अवतार को देखते हैं, जो कि यहाँ एंशिएंट टॉम के सीक्रेट को जानने के लिए आया था, और यहाँ इसका जो कल्टीवेशन लेवल था वो ठीक ठाक लेवल पे था, यानी कि स्पिरिट वर्ल्ड रियलम के अर्ली स्टेज पे, जो कि एक अवतार के हिसाब से ठीक ठाक लेवल माना जाता है। और यहाँ पर इस क्रैक से जो यहाँ पे एंशिएंट ऑरा रिलीज हो रही थी ना, जिसके चलते न जाने कितने कल्टीवेटर्स तो बस उसकी ऑरा से ही मारे जाते हैं, तो यहाँ पर वो उन सभी को रेसिस्ट करते हुए जॉस फ्लेम के जरिए से आगे बढ़ रहा था। इसका बस वही टारगेट था कि बस मैं कैसे भी करके इसके अंदर पहुंच जाऊं और मुझे वो स्पेल मिल जाए जिसके जरिए से मैं पलक झपकते ही जो 3rd स्टेप का आखिरी लेवल है वहां पहुंच पाऊं, यानी कि व्हाइट टर्बुलेंट के लेट स्टेज के पीक पर, बस यानी कि एक कदम और वो 4th स्टेज पे पहुंच जाएगा। लेकिन ये जो ऑरा रिलीज हो रही थी, जो कि एक फॉग की शेप में था और लगातार एक्सपेंड किए जा रही थी, और इसके चपेट में जो भी आता है तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 90% लोग तो डिस्क्वालीफाई हो जाते
चलते, यानी कि वो इसके अंदर नहीं जा सकते और वो ऑन द स्पॉट मारे जाते हैं। लेकिन कुछ चुनिंदा लोग होते हैं जिसे कि ये फॉग अपनी तरफ खींचते हुए अंदर की तरफ बुलाने लगती है, लेकिन एंशिएंट लैंग्वेज में इनके फोरहेड पर एक मार्क भी बन जाता है। और अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जॉसफ्लिन के जरिए से जो मायूयुन का अवतार बढ़ रहा था, फाइनली इसे भी वो अपने अंदर खींच लेता है। लेकिन इस दौरान कल्टीवेशन तो भाई साहब बहुत ज्यादा ड्रॉप हो जाती है। अब यहाँ पे रास्ते में वांग लिन ऑलरेडी ऑलसीर की फ्यूचर प्रिडिक्ट करने वाली ताकत को भी वो आजमा चुका था और उसे पता चल चुका था कि अगर वांग लिन इस ओर बढ़ता रहे तो इसके जरिए से वो इन दोनों को निपटा सकता है बिना मेहनत किए। और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है, जहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन जो कि यहाँ तक आ चुका था, तो इस ऑरा के चलते यानी कि जो उस एंशिएंट टॉम से निकल रही थी, वांग लिन काफी ज्यादा रिकवर कर जाता है। यहाँ तक कि उसका जो स्टार था जो कि फेड हो रहा था वो भी काफी ज्यादा सॉलिड बन जाता है। लेकिन ये जो दो लोग थे ना, उसमें से वो जो वुल्फ वाला बंदा था वो वहीं पे मारा जाता है और ये जो लेडी थी ये भी मारी जाती है। और अब इसके पास बस अपनी एक लाइफ बची थी, पर जैसे ये वापस जिंदा होती है तभी यहाँ पे सक्शन फोर्स के चलते ये अंदर खींची चली जाती है। लेकिन वांग लिन इसके फोरहेड पर एक मार्क को बनता हुआ देख पाता है जो कि असल में एक नंबर था। यहाँ पे वांग लिन को पता है कि इसके अंदर काफी ज्यादा खतरा होगा, लेकिन उसकी जो गट फीलिंग है ना वो बार बार कह रही थी कि बस इसके अंदर एंटर हो जाओ, तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। तभी यहाँ पे वांग लिन जैसे ही आगे कदम रखता है, अचानक से हमें यहाँ से लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर एक शानदार से महल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ के हॉल में वांग लिन का एक फिगर जिसके आसपास काफी सारे 7 कलर्ड लाइट मौजूद थी और यहाँ पर काफी सारे कैंडल्स भी थे जो कि जैसे वांग लिन को हर एक डायरेक्शन से जैसे ट्रैप कर रही थी, जैसे एक बंदे को हम पिंजरे के अंदर कैद करते हैं बिल्कुल वैसे ही। पर तभी एक हवा का झोंका चलता है और अचानक से सारी चीजें तहस नहस हो जाती हैं। 7 कलर्ड लाइट से लेकर वो सारे कैंडल्स सब के सब एक साथ बुझ जाते हैं और वांग लिन का ये जो फिगर था ये ऐसे मानो हवा के झोंके के साथ यहाँ से डिसअपीयर हो जाता है। और तभी हमें काले अंधेरे इस हॉल के अंदर दो यहाँ पे घोंसली आई नजर आती है जो कि यहाँ पर जोर जोर से हंसता है और कहने लगता है कि काश ये उस एंशिएंट टॉम के अंदर कदम ना रखता तो अब तक मैं इसे अपनी मुट्ठी में कैद कर चुका होता। फिशिंग इन द वेल ने ऑलमोस्ट अपना काम कर दिया था। हाँ जी, तुम सही समझे, ये सोवरीन है, यानी कि ये वांग लिन के पीछे अभी भी हाथ धोके पड़ा है, जबकि वांग लिन इससे कितना ज्यादा दूर है। तभी यहाँ पर इसके सामने एक ब्लू फ्लेम अपीयर होता है जो कि धीरे धीरे एक्सपेंड करता जाता है और यहाँ द मास्टर ब्लू ड्रीम की आवाज पूरे इलाके में गूंजने लगती है और वो सोवरीन से कहने लगता है अगर तुमने दोबारा ये स्पेल का यूज उस पे किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भले ही मैं तुम्हें मार ना पाऊँ, लेकिन तुम्हारी जो पुरानी इंजरीज है ना मैं इनको और दुगना कर सकता हूँ। सोवरीन यहाँ पे हंसता है, कहने लगता है कि भूलो मत, मेरे मास्टर तुम्हारी वाइफ को जिंदा करने वाले हैं, तो अगर तुम उनके खिलाफ जाओगे तो ये डील भी खत्म हो जाएगी। जिस पे मास्टर ब्लू ड्रीम कहने लगता है कि मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। मैं इस एंशिएंट स्टार सिस्टम का 5 मास्टर में से एक भी हूँ, मुझे मेरी जिम्मेदारियों का पता है, लेकिन कुछ चीजें हैं जिसके खिलाफ मैं नहीं जा सकता। जो सुनकर सोवरीन भी हैरान था और हंसते हुए कहने लगता है कि अब वो क्यों? जिस पे वो उसे तो जवाब नहीं देता, लेकिन मन में कहता है वो इसलिए क्योंकि मैं एक बाप हूँ। अब सोवरीन उससे कहने लगता है कि कुछ भी ऐसा वैसा करने से पहले सोच लेना, क्योंकि मेरा वो जो फिशिंग मार्क है मैंने उस लड़के के ऊपर छोड़ दिया है और अब बस उसे वहाँ से निकलने की देर है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वांग लिन जो कि फॉग के चपेट में आ चुका था और तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन इस दौरान इसे काफी सारे ट्रैप हुए लोग नजर आते हैं, जिसमें से एक बंदा भी था जिसके अंदर से वांग लिन को एक फीमेल ऑरा आ रही थी, लेकिन दिखने में ये एक लड़का था जो कि वांग लिन से हेल्प भी मांगता है। और फिलहाल के लिए वांग लिन सभी को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ रहा था और तभी जब वांग लिन इस बंदे को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाता है तो वांग लिन से निकल रही ऑरा को देखकर ये बंदा काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। इस दौरान ये इमीडिएटली अपनी बॉडी से अपने उसी फीमेल वाले ऑरा को बाहर निकालता है जो कि एक लेडी का शेप ले लेता है और बेसिकली ये इसका अवतार है और इसी के जरिए से इसका प्लान था कि ये आगे बढ़े। अब यहाँ पे उसे तो जाने देता है, लेकिन यहाँ पे इसकी जो मेन बॉडी थी ना वो अभी भी वांग लिन के बारे में सोचे जा रही थी। और फिर हमें इसकी फैमिली और बैकग्राउंड के बारे में बताया जाता है जो कि बेसिकली दूसरों के बॉडी को कंट्रोल करके ही सर्वाइव करती हैं और ये लोग अपनी मेन बॉडी को कभी भी कुछ होने नहीं देते। और इसकी टोटल 8 बहनें हैं और जिनमें से एक को जिसने मारा है उसकी सेम ऑरा वांग लिन की बॉडी से ऐसे फील हुई थी। इसी के चलते ये और ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। साथ ही में ये एक बात पता चलती है कि इसकी वो बहन जो कि 3rd स्टेप की कल्टीवेटर है, जिसे कि जो टाउशन था उसने डिवोर्स करने का सोचा था, लेकिन उल्टा ये लेडी उसे कंट्रोल करने में लगी हुई है। और ऐसे ये अपने बाकी के सिस्टर्स को भी याद करता है और बेसिकली किसी ना किसी ने किसी को तो ऐसे पकड़ ही लिया है जिसके जरिए से ये लोग आगे बढ़ रही हैं अपने अपने मिशन में। और इसका भी एक मिशन है जो कि हमें आगे पता चलेगा, लेकिन वो हैरान था इस वजह से भी कि उसकी एक बहन मारी जा चुकी है और मारने वाला और कोई नहीं बल्कि वांग लिन है। और तो और वांग लिन के सोल पर छोड़ा गया सोवरीन द्वारा वो मार्क यानी कि फिशिंग मार्क को इस बंदे ने हल्का सा बिल्कुल सेंस किया था, लेकिन इसी से इसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस दौरान हम देखते हैं कि ताओशन भी इस और तेजी से बढ़ा हुआ आ रहा था और बेसिकली इस वक्त इसकी बॉडी पर इसका कोई कंट्रोल नहीं था, लेकिन वो उस लेडी को कोसते हुए आगे बढ़ रहा था जो कि ताओशन को यहाँ पे फोर्सफुली कंट्रोल करते हुए ले आई थी। और यहाँ पर इस दौरान इसकी मुलाकात अपनी जो तीसरी बहन है उससे होती है, यानी
यानी कि वही मेल जैसा दिखने वाला बंदा। दोनों की भी बातचीत होती है। वो यहाँ पर इस बंदे से कहने लगती है कि थर्ड सिस्टर, आपको जल्द से जल्द अपने लिए भी कोई बॉडी ढूंढनी होगी और आप कभी भी इस जगह में एंटर नहीं कर पाओगी, और अगर आप यहाँ एंटर नहीं करती तो अनफॉर्चुनेटली सोवरीन आपको अपना फर्नेस तो बना के ही रहेगा। इसके साथ हम वांगलन को भी देखते हैं जहाँ पर वो काफी सारी कल्टीवेटर्स को अपने पास देखता है, लेकिन इस दौरान इसके ऊपर एक सरप्राइज अटैक हो चुका था। लेकिन वांगलन जो कि काफी ज्यादा चौकन्ना है, तो यहाँ पर वो अटैक सीधा रिपेल कर जाता है उसी बंदे की ओर, और ये हुआ था उसी लाइट एंड शैडो शील्ड की वजह से। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ की जो जमीन थी ये तेजी से हिलना शुरू कर देती है, जिसके चलते सभी लोग यहाँ पे पैनिक कर जाते हैं और यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। लेकिन वांगलन को यहाँ पे एक स्कल नजर आता है जिसके पास एक प्लेटफॉर्म टाइप की जगह बनी थी, और ऐसे ही बाकी के जो प्लेटफॉर्म्स थे वो भी बने हुए थे, और इनके ऊपर जो लोग थे ना वो लोग बिल्कुल स्टेबल नजर आ रहे थे। तो वांगलन भी समझ जाता है कि इस प्लेटफॉर्म पे रहकर ही वो यहाँ के जितने भी फोर्स है उसे रेजिस्ट कर पाएगा। अब वांगलन भी एक प्लेटफॉर्म को चुन लेता है जहाँ पर उसके सामने एक एंशिएंट डेविल का सर भी मौजूद था। वांगलन इसे ऑब्जर्व करता है और इसे ये कुछ खास नहीं लगता, पर तभी वांगलन नोटिस करता है कि अब सभी लोग जो है प्लेटफॉर्म की तरफ ही बढ़ रहे हैं, यानी कि प्लेटफॉर्म बहुत ही कम बचे हैं लेकिन लोग यहाँ पे बहुत है। पर वांगलन भी अपनी तरफ आने वाले हर एक बंदे को निपटा के रख देता है। रैंड में टोटल 28 से 30 लोग ही बचते हैं, और इनमें से वो लेडी भी वांगलन को नजर आती है जो कि बाहर मौजूद उस बंदे के अंदर से निकली थी। साथ ही यहाँ पे हमें सील एक्सटर्मिनेशन क्वीन की वो लड़की भी नजर आती है जिसके बस एक लाइफ फोर्स ही बची थी। यहाँ पे हम देखते हैं कि वांगलन की ऑरा को जो है कुछ लोग जो है वो नोटिस कर लेते हैं और उनका ध्यान बस वांगलन की तरफ ही था। तभी यहाँ की जमीन धंसना शुरू हो जाती है और ये जितने भी प्लेटफॉर्म से बचे हुए थे अचानक से ये बुरी तरीके से शेक करते हुए, और साथ ही काफी टेरिफाइंग ऑरा भी निकलती है जिसके चलते जो इसके ऊपर लोग बैठे हुए थे उनकी ऑरा भी यहाँ पे कोलैप्स कर जाती है और वो लोग मौत के मुंह में पहुंच जाते हैं सिवाय कुछ लोगों को छोड़ के। अचानक से सबके प्लेटफॉर्म में जो यहाँ पर उनका स्कल मौजूद था, फिर चाहे वो एंशिएंट डीमन, डेविल या गॉड हो, वो तेजी से ग्लो करता है जिसके चलते ये लोग बहुत तेजी से नीचे जाने लगते हैं और फिर एक लेवल पे जाके ना ये प्लेटफॉर्म भी रुक जाता है। पर तभी इनके ऊपर लाखों की तादाद में बहुत बड़े बड़े बीस्ट टूट पड़ते हैं और ये सभी लोग उनसे फाइट करना शुरू कर देते हैं कि तभी ये लोग लड़ते लड़ते थक जाते हैं। लेकिन वांगलन का वो जो मास्टर ब्लू ड्रीम का दिया गया लाइट एंड शैडो शील्ड वाला जो स्पेल था ना, वो उसे हर एक बीस्ट के अटैक से रोके हुए थे। लेकिन इस बीस्ट के हमले में काफी सारे लोग मर जाते हैं और बस 20 से 25 लोग ही बचे थे जो कि अभी भी फाइट करने में बिजी थे। लेकिन वांगलन यहाँ पर जब एक बीस्ट को मारता है तो वो फील कर पाता है कि जिस बीस्ट को इसने मारा है उसके अंदर से एक ऑरा निकल रही है जो कि पल भर में ही वांगलन के हाथों के जरिए से उसके बॉडी में चली जाती है और इसकी विटैलिटी को भी इंक्रीज करना शुरू कर देती है। ये देखकर वांगलन की आंखें काफी ज्यादा चमक उठती है और अब वो डिसाइड करता है कि यार मैं तो यहाँ पे अब विटैलिटी फार्म करूंगा। और वांगलन नोटिस करता है कि यहाँ पर जो व्हाइट ड्रेस वाली लड़की थी ना, जो कि उससे बस एक प्लेटफॉर्म दूरी पे थी, वो यहाँ पर बहुत ज्यादा मिस्टीरियस लग रही थी। बीस्ट उसके करीब तो आते हैं लेकिन उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाते। अचानक से उसके थोड़े रेंज में आते साथ ही ये लोग नथिंगनेस में बदल जाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि लिटरली वांगलन ने सारे के सारे बीस्ट को पलक झपकते ही फार्म कर लिया था और इसकी जो विटैलिटी है काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है और सभी लोगों को अब समझ में आ चुका था कि वांगलन यहाँ पे कर क्या रहा है। इस दौरान वांगलन अब यहाँ पे सबको निपटाने के बाद वांगलन जो है अपनी जगह वापस पहुंच जाता है, पर तभी ये जगह वापस से हिलती है और ये लोग और गहराइयों में पहुंच जाते हैं और जहाँ का नजारा देखते साथ ही वांगलन खुद भी हैरान था क्योंकि यहाँ पर इन लोगों को न सिर्फ एंशिएंट गॉड, एंशिएंट डेविल बल्कि एंशिएंट डीमन, इन तीनों की बड़े बड़े स्टैचूज नजर आते हैं। और वांगलन एक चीज नोटिस करता है कि यहाँ पर ये जो 3 स्टैचूज थे ना, इनकी जो पावर होती है, जैसे की एंशिएंट गॉड की 4 हेड जहाँ पे स्टार होता है, एंशिएंट डीमन था जिसकी लेफ्ट आई पूरी तरीके से मिसिंग थी और काफी अमाउंट में ब्लड जैसे निकल रहा, और सेम चीज एंशिएंट डेविल के साथ होता है लेकिन उसके राइट आई के साथ। इस दौरान इसे और भी सारे बीस्ट नजर आते हैं और अब सबकी निगाहें वांगलन पर सेट हो जाती हैं और सभी लोग वांगलन को एक चेतावनी देते हैं और वो भी खुली आवाज में कि अगर तुमने हमारी मर्जी के बगैर एक भी बीस्ट को मारा ना तो तुम्हारा वो हाल करेंगे कि तुम याद रखोगे। तुम्हें भूलना नहीं चाहिए कि तुम्हें 3rd स्टेप के कल्टीवेटर भी नहीं हो, तो अपनी औकात में रहो। यहाँ पे सभी लोग एक साथ मिलकर वांगलन के अगेंस्ट स्टैंड लेते हैं और अब सभी लोग तेजी से आगे बढ़ते हुए उन बीस्ट को हंट करने ही वाले थे कि तभी वांगलन यहाँ पे स्माइल करता है। यहाँ पे वांगलन फॉर द फर्स्ट टाइम इतने सारे लोगों के सामने अपने इथेरियल फ्लेम को एक्टिवेट करता है और इथेरियल फ्लेम की स्पीड और जो इसकी ताकत है उसका मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। ये लोग वहाँ पहुँच नहीं पाते तब तक वांगलन जितने बीस्ट थे सभी को यहाँ पे पलक झपकते ही अपने फ्लेम के जरिए से रिफाइन करके उन्हें अब्सॉर्ब कर लेता है और वांगलन ऐसी सेटिस्फेक्शन वाली स्माइल देता है और साथ ही उसकी आंखों में जो मैडनेस है जब वो यहाँ पे रिवील करता है ना, तो सभी लोग डर के मारे वहीं कांप जाते हैं, सबका गला सूख जाता है और
वांगलिन की अब एक आंख और उसके एक हाथ में 9 कलर जो इथेरियल फ्लेम था वो ऐसा दहकना शुरू हो जाता है। वांगलिन एक एक करके सभी की तरफ नजरें फेरते हुए कहता है कि हाँ तो वो कौन है जो ये मुझे मेरी औकात दिखाने वाले थे। यहाँ पे सभी लोग ऑन द स्पॉट वांगलिन के सामने माफी मांगना शुरू कर देते हैं और इस कदर पोलाइट हो जाते हैं कि जैसे उन्होंने अपने सामने मौत को देख लिया हो। और तभी वांगलिन को खुश करने के लिए वो सभी लोग एक एक करके अपने सबसे पावरफुल जो भी ट्रेजर उन्हें यहाँ मिला था वो सब कुछ उसे दे देते हैं। इस दौरान वांगलिन की नजर एक ओल्ड लेडी पे जाती है जो कि कुछ भी नहीं देती वांगलिन को और ना ही कोई एक्सप्रेशंस को वो ज्यादा रिवील करती है। वांगलिन को इससे खतरा फील होता है और वो उसके करीब जाता है क्योंकि वांगलिन इसकी इमोशंस को देख नहीं पा रहा था और उसे जानना था कि आखिर इसके साथ चल क्या रहा है। तो वो यहाँ पे उसे मजबूर कर देता है अपने स्पेल को यूज करने में जो कि एक इल्यूजनरी स्पेल था और लोग हैरानी के साथ देखते हुए कहने लगते हैं कि क्या सीरिक फैंटम क्लैन का मेंबर यहाँ पर। वांगलिन उसके लिए ये इल्यूजन कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, वो इसे ब्रेक कर देता है और अब क्योंकि इसने इसके स्पेल को यूज करने पे मजबूर कर दिया तो इसके इमोशंस भी वांगलिन के सामने बिल्कुल खुल जाते हैं और मजबूरन ये जो ओल्ड लेडी थी इसे भी वांगलिन से माफी मांगते हुए उसे कुछ देना पड़ता है। इस दौरान यहाँ पर काफी सारे क्रैक बन जाते हैं और यहाँ से हम उस व्हाइट लेडी को देखते हैं जो कि काफी तेजी से इन्हीं रिफ्ट के अंदर जाने लगती है और जाते हुए अपने डिवाइन सेंस के जरिए से वो वांगलिन से कहने लगती है कि तुम्हारे लिए यहाँ पर एक स्पेशल ट्रेजर है और जिसे अगर तुम हासिल कर लेते हो तो शायद फ्यूचर में हम दोबारा मिल सकते हैं। ये कहते हुए वो स्माइल करती है और यहाँ से गायब हो जाती है। फिलहाल के लिए वांगलिन कंफ्यूज था ट्रेजर का सुन के, लेकिन तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ लोग अपीयर होते हैं और जो कि ऐसे ही 9 अलग अलग प्लेटफॉर्म के जरिए से आते हैं। बेसिकली ये लोग इस एंशिएंट टॉम के दूसरे इलाके से आए थे। ऐसे ही काफी जगह पर रिफ्ट्स ओपन हुई थी एंशिएंट टॉम का और वहीं से काफी सारे लोग भी एंटर हुए थे जैसे कि वांगलिन इस इलाके से एंटर हुआ था। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ये 9 बंदे अपीयर हुए थे ना ये लोग ठीक ठाक पावरफुल थे और इनका जो लीडर था वो यहाँ पर वांगलिन और बाकी सब की तरफ देख रहा था और यहाँ पर उसे वांगलिन ही इकलौता ऐसा इंसान लग रहा था जो कि बस आंखों में आंखें डाल के इसे देखे जा रहा था, जिसके चलते ये समझ जाता है कि इनमें यही एक बंदा है जो कि स्ट्रांग है। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये जो ओल्ड मैन लोग इससे मास्टर लिनडोंग कह के रिस्पेक्ट देते हैं और तभी उसकी नजर सामने मौजूद उन 3 स्टैचूज पे जाती है। इनके आसपास काफी सारा रेड कलर का फॉग जो था जो कि दिखने में काफी ज्यादा डेंजरस लग रहा था वो नजर आ रहा था। अब वो बिना किसी की परवाह किए अपने स्पिरिचुअल हैंड से चेक करता है कि आखिर इस फॉग के अंदर है तो है क्या, और जैसे ही वो उसे टच करता है ना तो उसकी रूह कांप उठती है और तभी वो कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मुझे आइडिया नहीं था कि इस फॉग के अंदर मुझे रैंक 6 का दाओ स्पिरिट मिल सकता है। क्योंकि ये बंदा सबसे ज्यादा स्ट्रांग था यहाँ पर तो वो सभी को एक एक करके आगे भेजता है इस रिस्ट्रिक्शन को तोड़ने के लिए ताकि ये जो रेड मिस्ट वाला एरिया है ये पूरी तरीके से खत्म हो जाए। काफी सारे लोग अपनी किस्मत आजमाते हैं लेकिन सबके सब अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। फिर बारी आती है एक ग्रीन रॉब पहने हुए बंदे की जो कि ऑलरेडी वांगलिन को काफी ज्यादा सस्पिशियस लगता है, लेकिन इस दौरान वांगलिन भी अपने कुछ रिस्ट्रिक्शन को बिना किसी की नजरों में आए प्रिपेयर कर रहा था। ये जो बंदा था यहाँ पर ये कुछ मिस्टीरियस टेक्निक का यूज करते हुए इस रेड कलर के फॉग के अंदर एक छोटा सा होल बना देता है। तभी यहाँ पर जो लिनडोंग था जो मास्टर लिनडोंग है उससे कहने लगता है कि अब आपको मेरी मदद करनी होगी। ये भी एकदम खुशी से आगे बढ़ता है और निकालते है अपने जॉस फ्लेम को और यूज करने के लिए जैसे ही एक सिंगल अटैक करता है तो भाई साहब दोगुना इम्पैक्ट उसे फील होता है, जिसके चलते सभी लोग अपनी जान बचा के भागने लगते हैं और वांगलिन तो अलग ही डायरेक्शन में भाग रहा था और इस दौरान पलक झपकते ही काफी सारे कल्टीवेटर्स मारे जाते हैं। वांगलिन वो इंसान था जिसे कि पता था कि असल में ये जो रेड मिस्ट है जो कि एंशिएंट सोल रिस्ट्रिक्शन के जरिए से लगाया गया है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं टाइम रिस्ट्रिक्शन का भी थोड़ा सा टच है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि सभी लोग यहाँ से जा चुके थे लेकिन वो बंदा वो मरा नहीं था, वो भी जिंदा था और अब वो मनीवन काफी ज्यादा खुश हो रहा था कि चलो फाइनली मैंने यहाँ पर अपनी फेक डेथ को दिखाकर सभी को भगा दिया है और अब जो भी अंदर ट्रेजर होगा वो मेरा होगा। लेकिन जैसे ही एक कदम आगे बढ़ाता है तभी हम देखते हैं अचानक से इसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और तभी वो फील कर पाता है कि इस मिस्ट के अंदर असल में 3 टाइप के रिस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं। 2 को इसने बहुत ही अच्छे से समझ के इन्हें जैसे तैसे रिजॉल्व कर लिया था, लेकिन एक इससे छूट गया और वो था लाइफ एंड डेथ रिस्ट्रिक्शन और इसने गलती से लाइफ के बजाय डेथ के वाले जो लाइंस थी उस पे पैर रख दिया था और जिसके चलते इसकी मौत हो जाती है। तभी जैसे ही बंदा यहाँ से वैनिश होता है तभी वांगलिन यहाँ पे अपीयर होता है और वांगलिन अब जैसे ही आगे बढ़ने वाला था कि तभी हम देखते हैं कि पीछे से जो मास्टर लिनदाओ थे वो यहाँ पर आते साथ ही वांगलिन को रोक देते हैं और वांगलिन को एक एनर्जी बॉल में पूरी तरीके से ट्रैप कर देता है और कहने लगता है कि शुक्र है कि कोई तो यहाँ पे बचा है, क्योंकि अगर तुम यहाँ पे नहीं बचते तो मैं किसके सोल को सैक्रिफाइस करता। ये कहते हुए वो आगे की ओर बढ़ता है। वांगलिन यहाँ पे जानता है कि बस ये एक बार मेरी नजरों से दूर हो फिर मैं इसे बताता हूँ कि मैं क्या चीज हूँ। इस दौरान वांगलिन को कुछ डेंजर फील होता है। वो यहाँ पे पलट के देखता है तो उसे किसी की आहट फील होती है। वांगलिन आनंद फानन में अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल के कैरी करता है, पर तभी हम मास्टर लिनदाओ को देखते हैं जो कि वहाँ आगे तो गया था लेकिन अधमरी हालत में बिल्कुल वो वापस आ रहा था। ये देखकर वांगलिन भी समझ आता है कि यही सही मौका है इसे पूरी तरीके से मिटाने का। तो वांगलिन एक स्वॉर्ड स्ट्राइक उसकी तरफ बढ़ा देता है जिसके चलते उसका एक आर्म इंजर्ड हो जाता है। पर
और तभी वो यहाँ पर अपनी सारी जॉस फ्लेम को इकट्ठा करते हुए वांग लिन की तरफ जैसे ही बढ़ाता है तो तब तक वांग लिन का जो थंडर अटैक है वो इसकी तरफ चार्ज करता है। दोनों ही एक दूसरे से कोलाइड करते हैं और एक ह्यूज एक्सप्लोजन होता है। यहाँ पे वांग लिन समझ चुका था कि नॉर्मली चीज इस पे काम नहीं करने वाली, तो वांग लिन यहाँ पर इथेरियल फ्लेम को यूज करता है, जिसके चलते यहाँ पे ये बंदा जब ये देखता है ना तो कम्प्लीटली शॉक्ड और स्पीचलेस हो चुका था। वो जानता है कि अब उसके बचने का कोई चांस नहीं, लेकिन तभी पीछे से यहाँ पर एक फिगर नजर आता है जो कि देखने में एक फायर क्लेन जैसा लग रहा था। इसे देखते साथ ही जो मास्टर लिनडोंग है वो कहने लगता है कि ठीक है, अब मुझे मेरे क्लैन की सबसे पावरफुल टेक्निक को यूज करना ही होगा, और वो यहाँ पर एक स्पेल का यूज करता है जिसके चलते वर्ल्ड में से एक जाइंट सा जो स्टैचू है वो समन होता है, जिसके अंदर काफी स्ट्रॉन्ग डेविलिश डिस्ट्रक्शन ऑरा मौजूद था। और वांग लिन जैसे इसे देखता है वो तभी ग्रेड से मिले हुए उस ट्रेजर का यूज करता है जो कि एक आर्मर जैसा था हाथ का, और जिसके चलते यहाँ पर हम वापस से 8 स्टार एंशिएंट गॉड के उसे डिफेंसिव फैंडम को देख पाते हैं जो कि वांग लिन को बचा तो लेता है और तभी दूसरे हाथ से घुमा के एक जोरदार अटैक इसकी ओर कर देता है, यानी कि उस स्टैचू की ओर, और इम्पैक्ट इतना तगड़ा वाला था कि एक्सप्लोजन तो बिल्कुल पाप लेवल पे होता है, और जिसका इम्पैक्ट यहाँ पे मास्टर लिनडोंग को भी पड़ता है। लिटरली उसकी बॉडी के ऐसे परखच्चे से उड़ जाते हैं, अधमरा सा हो जाता है वो, और तभी वो यहाँ पर एक बार फिर से उसी स्टैचू को बाहर निकालने वाला था, लेकिन तब तक वांग लिन कहता है स्टॉप, और अब हम देखते हैं कि ये जो रेड फॉग था ये वापस से इसी की ओर चार्ज करता है। तो होमीज हमारा आज का ये पार्ट तो यहीं पे एंड होता है, लेकिन इसके नेक्स्ट एपिसोड में काफी ज्यादा मजा आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए भी लाइक एम रखते हैं गाइस 300 लाइक्स, और जितनी जल्दी तुम ये टारगेट पूरा कर दोगे उतनी जल्दी तुम्हें नेक्स्ट पार्ट देखने को मिल जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।